नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपने जैसा थंबनेल में देखा होगा कि जो सहारा कंपनी थी पहले, कुछ लोग पैसे का इन्वेस्टमेंट करते थे सहारा में और उनके पैसे एक तरह से पूरी तरह से मिले नहीं, या उनको जो डिपॉजिट जो प्रॉमिस किया गया डिपॉजिट का अमाउंट की जो आपको मिलेगा इतने इंटरेस्ट में, वो मिला नहीं। तो अब ये है कि आपको जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने इन्होंने अनाउंस किया था कि जो भी सहारा में इन्वेस्टमेंट किया गया था जिनके थ्रू उनको उनका पैसा वापस मिलने जा रहा है। तो कुछ दिन पहले ही ये पोर्टल ओपन हुआ है और मैं आपको कुछ जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं या कैसे क्या है वो आपको डाउटफुल क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड, और जो अप्लाई कैसे करेंगे उस पे भी डिस्कस करेंगे। तो ये है एक जो साइट से था जिसमें आपको प्रोसेस क्या है लॉगिन करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड मेरे वीडियो पे पूरी तरह से बने रहिएगा, कोई भी पॉइंट या कोई भी स्टेप्स को स्किप ना करें, मतलब आप बढ़ा ना इसमें, ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो छूट ना जाए और जो नीड है आपकी जो फिलअप करना होता है वो आप फिलअप करें, या जो डाउट है आपको क्वेश्चन से रिलेटेड वो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस पे वो आपको जानकारी हो पाए। तो फ्रेंड ये जो साइट्स जैसा कि मैंने बताया ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जो बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रही है इसको। आपको करना क्या है इसमें कि जैसे कि पहला तो है कि आप जो साइट्स हैं वो ये इस पे जाना है CIRCS रिफंड पोर्टल वेबसाइट, कृपया इस पे आपको इसको विजिट करना पड़ेगा। जो आपको ये दिख रहा है फ्रेंड ये साइट्स www आप जैसे ही लिखेंगे MOCREFUND.CRCS.gov.in जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पे जैसे इस साइट पे आप विजिट करते हैं, मैं ये साइट लिंक में भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आपको मेंशन कर दूंगा ये साइट की। आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वही आपको करना है। यदि आपका पुराना पैसा आपके जो सहारा में पड़े हुए थे, आपके पास कोई भी डिटेल है तो आपको ये मिल जाएगा पैसा। बस करना क्या है फ्रेंड, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप्स को फॉलो करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसेस है अभी आपके पास प्रोसेस है, फर्स्ट तो आपको इस साइट पे जाना पड़ेगा। जैसे ही इस साइट पे जाते हैं तो इस तरह का विंडो दिखता है फ्रेंड, जो कि आप यदि हेल्पलाइन आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेल्पलाइन है। आप इस हेल्पलाइन पे भी जा कर के कोई भी आपको डाउट है वो भी आप इस हेल्पलाइन से क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज जो कुछ क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको बेहतरीन इस तरह से हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट पे, ताकि आपका वो जो डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। बट यदि कोई डाउट रह भी जाता है तो आप इस नंबर जो फ्री है 1800 जो टोल फ्री नंबर है इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। जो लेकिन मैंने साइट बताया था, जैसे ही आप ओपन करते हैं इस तरह का ये स्क्रीन दिखता है आपके स्क्रीन पे, मतलब विंडो पे। अब आपको करना क्या है फ्रेंड, तो कि जो मैंने बताया कि जो फर्स्ट ये आपको साइट दिखेगा इसमें जमाकर्ता पंजीकरण। तो फ्रेंड यदि आपको लग रहा है कि हिंदी में जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश में भी होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में जा कर के आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी क्लिक करेंगे तो इस पर दिख जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसमें जो आपको मैंने बताया कि फर्स्ट है कि जमाकर्ता पंजीकरण जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है वो आपके आधार कार्ड का डिटेल इसमें फिलअप करना पड़ेगा। स्टेप्स 1 क्या है कि जमाकर्ता पंजीकरण के लिए आपको 12 अंकीय की सदस्यता संख्या, मतलब आधार कार्ड का नंबर, अंतिम 4 अंकीय का आधार नंबर, और जो आपका नंबर है आपको जो आधार कार्ड का है 4 डिजिट लास्ट, वो 10 अंकीय आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और कच्चा 10 दर्ज करना होगा और OTP प्राप्त करें दबाना होगा। तो मतलब आपको फर्स्ट ये है कि आधार के 4 डिजिट आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पे जैसा दिख रहा है यही आपको आगे क्लिक करना है। तो जैसे ही मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं, OTP प्राप्त पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास OTP आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड में दिया हुआ है वही मोबाइल नंबर आप डालें। आपके आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपका OTP आ जाता है। आपको करना क्या है, अब OTP तो आ चुका है आपके पास, तो स्टेप्स 2 में है कि आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। तो इसमें क्या है कि आपका OTP आ चुका है,
आप OTP डालें और OTP सक्रिय करें, मतलब आप OTP वैलिडेट जो होता है उसे बोलते हैं। तो वैलिडेट आपका हो चुका है। यदि OTP नहीं भी आता है तो आप रिसेंट OTP पे क्लिक करके आप फिर से OTP मंगा सकते हैं, या नहीं आता है तो एक बार फिर से सेंड कर सकते हैं। तो आप OTP वैलिडेट कर देते हैं या OTP पंजीकृत जो लिखा हुआ है सक्रिय है लिखा हुआ वो कर देते हैं, तो आपके पास इस तरह का विंडो ओपन होकर के फिर से आ जाता है वापस, मतलब आपका रजिस्टर हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना है। तो पंजीकरण तो हो चुका है फ्रेंड, इसमें OTP जैसे ही आधार कार्ड से रजिस्टर करके आप वैलिडेट करते हैं तो ये सक्रिय करते हैं, तो इसमें आप जमाकर्ता लॉगिन ऑप्शन बना हुआ है फ्रेंड, दूसरा पोर्ट जो आपका है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो जैसा कि आपने आधार कार्ड नंबर डिटेल फिलअप किया था वैसे ही आधार का लास्ट का 4 डिजिट इसमें मेंशन करें। लास्ट का 4 डिजिट जैसे ही मेंशन कर देते हैं तो आपके पास आपका मोबाइल नंबर जो दिया होता है, जैसा कि मैंने बताया जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वही डालें और आधार कार्ड के लास्ट का 4 डिजिट इसमें मेंशन करें। उसके बाद OTP प्राप्त करे पे क्लिक कर दें। तो जैसा OTP प्राप्त पे क्लिक करते हैं आपके पास OTP आ जाता है मोबाइल नंबर पे, और यहाँ पे OTP स्थगित स्पष्टित करें। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस पर आपका मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाता है फ्रेंड। अब आपका लॉगिन हो चुका है ये पोर्टल पे। जैसे ही पोर्टल पे लॉगिन हो जाता है तो आपको सहमति देना है कि आपने जो भी डिटेल फिलअप किए थे पहले वो आपने अपने जिस तरह से एग्री किया था सहमत है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक ये जो डिटेल होता है एक डिस्क्रिप्शन कि यह सहमति प्रदान करके मैं निम्नलिखित को स्वीकार करता हूँ और उनसे सहमत हूँ, तो ये कुछ डिटेल होती हैं लिखा हुआ डिक्लेरेशन जिसे बोलते हैं। आप यहाँ पे मैं नियमित और शर्तें नियम और शर्तें पे क्लिक करके मैं सहमत हूँ पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक कर देते हैं फ्रेंड तो आपका ये फर्स्ट स्टेप्स इसमें जो विंडो में इन कर जाते हैं पहली बार, तो आपका फिर दूसरा स्टेप्स आ जाता है जिसमें व्यक्तिगत विवरण होता है। जैसे कि आप व्यक्तिगत विवरण तो यही है कि आपका आधार कार्ड का नंबर पहले डालना पड़ेगा फ्रेंड। आधार कार्ड का नंबर डाल करके OTP प्राप्त करें जो साइड में लिखा हुआ है राइट साइड में, उस पर क्लिक कर देते। जैसे ही OTP प्राप्त करे पे क्लिक करते हैं तो आपके पास फिर से मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है और वही OTP यहाँ डाल के OTP सत्यापित करे पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास फिर से एक अपडेट बना हुआ आ जाता है कि नेक्स्ट और बिफोर। तो आपका फिर जैसे ही OTP आप देख सकते हैं फ्रेंड, एक आधार कार्ड एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने डाल दिया है, और OTP जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे OTP प्राप्त करें तो आपके पास OTP आ जाएगा। OTP डाल करके आप इसको OTP सत्यापित करें तो इसमें बैक और नेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है वो हट जाएगा, मतलब आ जाएगा। अब आपको क्या है जैसे ही OTP सत्यापित करते हैं तो नीचे का विंडो ओपन होकर के हो जाता है जिसमें कुछ डिटेल फिलअप करनी होती है। जैसे कि पहला नाम आप क्या है, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये 3 चीज़ होता है फ्रेंड। यदि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है सिर्फ तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम ही डालें। जैसे कि रमेश कुमार तो आपको राजेश कुमार है तो राजेश कुमार ही, राजेश फर्स्ट नेम हुआ और लास्ट नेम कुमार हुआ। यदि राजेश कुमार शर्मा है करके तो राजेश हुआ फर्स्ट नेम, कुमार है मिडिल नेम, मध्य नेम और उपनाम जो है शर्मा है। यहाँ पे जन्म की तारीख फ्रेंड इसमें आप फिलअप कर दें, आपको जो जिस डेट में जन्म हुआ था जो फॉर्मेट दिया उसमें पति या पिता का नाम इसमें आपको मेंशन करना है पूरी तरह से, जो आधार कार्ड में हो वही मेंशन करें फ्रेंड। कोई भी इधर उधर या कोई अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही सिर्फ डिटेल भरें, इसमें कोई अपनी मर्जी से कोई डिटेल ना फिलअप करें। तो कोशिश करें कि जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है स्पेलिंग आप ज़रूर चेक कर लें फ्रेंड, क्योंकि पैसा जब आएगा तो आपका यदि मैच नहीं होता है कोई भी स्पेलिंग आपका, जैसे नाम में कोई भी AZ कुछ भी हो, जैसा लिखा हुआ है वही मेंशन करें। कुछ भी यदि मेंशन इधर उधर करते हैं तो पैसा नहीं आने के चांसेस हो जाती हैं ज़्यादा। तो अब ये जैसे आपने ये डिटेल फिलअप कर देते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जैसे आपने इसके स्टेप 9 में यही कि इसके अलावा उपयोगिता करते ईमेल दर्ज कर सकता है, इसमें ऑप्शनल है आप कर सकते हैं अदरवाइज, लेकिन बेहतर है कि आप कर दें। आपका अपना ईमेल आईडी यदि होगा, जैसे पति पिता का नाम आपने फिलअप कर दिया उसके नीचे आपका ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी तो मैं कहता हूँ फ्रेंड ज़रूर फिलअप करें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है वो आपके मोबाइल पे नहीं आकर के हो सकता है मेल पे आए, तो मेल पे एक तरह से आप ज़रूरी है कि मैं मेल पे डालें, मैं ईमेल सहेज करें। आप सबमिट करेंगे तो आपका ईमेल अपडेट हो जाता है। अब उसके बाद नीचे है सहेज हो गया है, इसमें यदि सफलतापूर्वक हो गया, जैसे ही कर देते हैं इस पर क्लिक तो आपका सारा डिटेल सबमिट हो चुका है, मतलब जो बेसिक चीज़ है। अब आप अगला पे क्लिक करें जिसे बोलते हैं नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड आपके पास इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है। जैसे कि सोसाइटी का नाम, अब आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड कि ये सोसाइटी का नाम जो है ये आपको मैं बताऊँगा, जहाँ पे डाउटफुल है वहाँ पे आपको ये नाम या आपके पास पेपर होगा उसमें डिटेल लिखी होती है सोसाइटी का नाम।
सदस्यता संख्या जो आपके पास पेपर होगा वो, खाता संख्या जो मोबाइल नंबर है, प्रमाण पत्र है जो डिटेल आपकी भरनी पड़ेगी, खाता खोलने की तिथि, खाता खोलने की तिथि कब थी, अपने बैंक अकाउंट कब खुला था वो आप चेक कर सकते हैं इसमें, और उपयोगिता राशि डिपॉजिट जो था वो है, जो आपका खाता जब आपने खोला था आपने, ये जो है बेसिक डिटेल जो आपकी इस पेज में जो फिलअप हो रही है फ्रेंड, याद रहे ये आपके पेपर वर्क जो सहारा में आपने सबमिट किया था वो सारी डिटेल इसमें फिलअप होगी। यदि कोई भी पेपर आपको सहारा से रिलेटेड है उसका एक PDF बना करके रखिए ज़रूर, और यदि ऐसा लगे तो आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र जो अपलोड करना पड़ेगा। कोई अधिक भुगतान हुआ, प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, आपने क्या आपने सोसाइटी से ऋण किया है कि नहीं, तो ये सारी दिखाया गया विवरण दर्ज करें, जो भी डिटेल आपकी फिलअप वो दर्ज करें। आप यहाँ पे दर्ज करें पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड आपके पास ये दावा जमा करें पे जैसे क्लिक करते हैं, आपके पास ये सारी डिटेल फिलअप होकर के आ जाती है, जो भी डिटेल आप फिलअप करते हैं यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड ये ज़रूरी बात आप ध्यान रखें कि एक बार सबमिट कर देंगे तो फिर ये वापस नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है कि आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कर देंगे तो फिर से बनाना पड़ेगा, आप एडिट करते हैं तो आप चेंजेज कर सकते हैं इसमें कोई भी डिटेल। फिर यदि आपकी डिटेल यदि सही है, सब चीज़ आपने सही भरा है, तो आपको यहाँ पे अगला या मतलब नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपका क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म रहता है फ्रेंड। तो ये क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म जो ब्लैंक होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपका एक फ़ोटो अपलोड करना होगा और एक सिग्नेचर भरना होगा, बाकी डिटेल जो लिखी है वैसा ही छोड़ दे फॉर्म। तो ये फॉर्म को पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रेंड। यदि यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंबल बना हुआ है, डाउनलोड करके अपने फ़ोन में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे कहीं पे भी रख सकते हैं। रख के फॉर्म को प्रिंट निकाल करके पूरी तरह से उसे भर दें, सिग्नेचर कर लें, फ़ोटो चिपका दें और वही को स्कैन कर लें। तो ये आपका ये इस तरह का ये फॉर्म है, देख सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे सिर्फ आपको फ़ोटो चिपकाना है, जो डिटेल लिखा हुआ है वो है। आप एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर ले सही फिलअप किया है कि नहीं आपने, और पेस्ट अपना फ़ोटो अटेस्ट करें, सिग्नेचर आप अपना करें और इसी को स्कैन कर लें फ्रेंड। तो यही चीज़ आपको आने वाले टाइम पे इसको अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पैन कार्ड यदि आपका दावा आवेदन पत्र है, जो इसको बोलते हैं दावा आवेदन पत्र, मतलब क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म। तो क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर देंगे इसको, तो स्कैन किया हुआ कॉपी है आप यहाँ पे अपलोड कर लें। चूज़ फाइल पे क्लिक करके, फ़ोन में है या आपके PDF फाइल में है। पैन कार्ड नंबर जो है, तो आपको फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि पैन कार्ड नंबर आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 50,000 से ज़्यादा का यदि आपके पास है तो। यहाँ पे पैन कार्ड कॉपी का जो फ़ोटो कॉपी है वो भी अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड करे पे क्लिक करना पड़ेगा। फ्रेंड कुछ बातें मैं आपको यही बताने जा रहा था कि अपलोड दस्तावेज स्क्रीन पर दावा प्रमाण प्रपत्र और पैन कार्ड की प्राप्ति अपलोड करें। यदि दावा राशि, यदि आपका क्लेम जो है 50,000 रुपया या उससे अधिक है, तो आपको पैन कार्ड अनिवार्य है, आपको अपलोड करना ही पड़ेगा या पैन कार्ड का डिटेल देना ही पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि बिना पैन कार्ड का कोई ट्रांजैक्शन 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। याद रहे टिप करनी, फोटोग्राफ और पैन कार्ड के साथ हस्ताक्षरित दावा अनुरोध फॉर्म का आकार सीमा क्रमशः 2 MB और 50 KB है। मतलब याद रहे कि जो साइज़ डिफाइंड किया गया है वही साइज़ होना चाहिए फ्रेंड। आप जैसे ही ये फिलअप कर देते हैं, सारी डिटेल अपलोड कर देते हैं, तो इस तरह का ऑप्शन बन करके आ जाता है आपके पास। एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाता है स्क्रीन पे कि आपका सबमिट हो चुका है। आपके पास उन्होंने लिखा है भविष्य में संदर्भ के लिए ये सबमिट हो चुका है। तो आप ये सारी डिटेल अपने मेल पे ज़रूर सेव करके रख लें, ताकि इन द फ्यूचर में आपको यूज़ हो पाए। अब फ्रेंड बात करेंगे कि आपका जो डाउट है या डाउटफुल हो सकता है कौन से क्वेश्चन पे, वो आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है। तो ये तो आपको मालूम है कि CRC फंड जो है ये इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार सहारा समूह की 4 सहकारियाँ समितियों के जमाकर्तियों के रिफंड के प्रेस संस्करण के लिए डिज़ाइन किया गया। तो 4 को ऑप्शन है इसमें। मेन जो बात करेंगे फ्रेंड, जो मेन क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, क्या CRC सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है। हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित है। इन्होंने गवर्नमेंट ने इसे डिजाइन किया इस चीज़ को लेकर के। CRC सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र है, तो रिफंड जो करेंगे वो 4 बनाया गया इनको
एक तो कोलकाता है, लखनऊ है, भोपाल है और हैदराबाद है, जो कि आप देख सकते हैं ये 4 हैं। ABC जो है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, या सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, या सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड है, या स्टार्टस मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। तो ये 4 हैं फ्रेंड। CRC सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा दायर करने के लिए प्रबंधन मानदंड क्या है? तो दावा अनुरोध करने के लिए जमा करते हुए निम्नलिखित तिथियां से पहले पैसे जमा किया गया होना चाहिए। तो मतलब कि 22 मार्च 2022 से पहले यदि आपने पैसा जमा राशि किया है तभी आप एलिजिबल है पैसे का क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको क्या दावा प्रपत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क लागू है? तो नहीं जी, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, या जो क्लेम आप अप्लाई करते हैं उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। तो CIRC सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करने के चरण क्या है? तो जो मैंने आपको बताया था ऑप्शन, ये सारी ऑप्शन प्रोसेस जो मैंने अभी बताया था वीडियो में वो फॉलो जरूर करें फ्रेंड। तो जमाकर्ता को दावा अनुरोध प्रमाण करने के साथ क्या विवरण देने की आवश्यकता है? जमाकर्ता के पास होना चाहिए, जो मैं आपको बताया, सदस्यता संख्या होना चाहिए, जो वो पे करते थे उनके थ्रू उनका जो नंबर होता है वो होना चाहिए। जमा खाता संख्या होना चाहिए, जो जमा करते था एक तरह से बैंक अकाउंट था वैसे ही जमा होना चाहिए। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो पेमेंट होगा तो उसी मोबाइल नंबर यदि आधार कार्ड में है तो आपके अकाउंट में उसी के थ्रू आएगा। जमा प्रमाण पत्र पासबुक भी होना चाहिए फ्रेंड, और पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा का क्लेम कर रहे हैं या 50,000 रुपया कर रहे हैं तो यदि कुल दावा राशि रुपीज़ है तो क्या पैन कार्ड अनिवार्य है 50,000 रुपया? या हाँ, तो 50,000 रुपया है या उससे ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं। यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या करें? तो देखो, आप यदि नहीं है तो 50,000 रुपये से ज़्यादा का क्लेम नहीं कर पाएंगे फ्रेंड। तो आपको यदि है तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है कि आप फ्री में पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप जाकर के ज़रूर देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया है कि पैन कार्ड यदि आपका कोई चेंजेस करना है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, और मैंने उस पर भी वीडियो बनाया कि पैन कार्ड आप फ्री में कैसे बना सकते हैं। और ये ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगता फ्रेंड, इसमें 5 से 7 दिन में आपका बन के तैयार हो जाता है। क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है? जी हाँ, मैंने बताया भी कि पैसा आपका जो आएगा वो बैंक में आएगा, मोबाइल नंबर के थ्रू आता है, और मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में जुड़ा होना ज़रूरी है फ्रेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। तो आधार को मोबाइल नंबर से कैसे लिंक करें? तो वो फ्रेंड इस तरह का जो है मोबाइल नंबर कैसे लिंक करें मैंने अपने उस वीडियो में भी बताया है कि आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर चेंज कर सकते हैं आधार कार्ड में डिटेल, एड्रेस, नाम, नंबर सब चीज़ चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया, तो उसको ज़रूर आप जाकर के एक बार ज़रूर देखें। बहुत ही ईजी स्टेप्स में मैंने बताया है कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बन के तैयार हो जाएगा, आपका अपडेट चेंज होकर के तैयार हो जाएगा। तो यदि किसी जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या दावा अनुरोध दायर नहीं कर सकता है? तो देखो आप फ्रेंड, जी नहीं, आधार से जुड़ा बैंक खाते के बिना जमाकर्ता दायर नहीं कर सकता है। मैंने बताया फ्रेंड, पैसे आने का जो सोर्स है ना आपके पास वो आधार कार्ड और नंबर होता ही है, क्योंकि जो भी पैसा आपके आएंगे ना वो नंबर से जाएगा पैसा। तो नंबर आपका आधार कार्ड में लिंक नहीं होगा तो पैसा आएगा ही नहीं। तो ये फ्रेंड, ये ज़रूरी जानकारी है कि आपका बैंक में जो बैंक में आधार कार्ड में जो नंबर है वो लिंक्ड होना चाहिए, जो वही नंबर आप यहाँ पे मेंशन करें फ्रेंड। आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है? तो आधार से सीजीएट खाते के तात्पर्य खाता है उसके बैंक के आधार से जुड़ा होता है। बैंक खाते के आधार सीडिंग की क्या जांच कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप जा कर के चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक में कौन सा आधार नंबर जुड़ा हुआ है। आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़े वो भी मैंने आपको सारी डिटेल मैंने बताया है। अदरवाइज आप बैंक में जाकर के ये सारी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी यदि है तो आप अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड। क्या जमाकर्ता के आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रह की जाएगी? नहीं। एक बात तो फ्रेंड कि ये जो आधार कार्ड आप जो भी डिटेल डालते हैं ना ये किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, ना ही सहारा के साथ ना ही किसी और के साथ, सिर्फ सरकार अपने पास रखेगी, और वही डिटेल इसीलिए रखती है क्योंकि आपके पास पैसे आने हैं। दावा प्रस्तुत करने के लिए कौन से दस्तावेज संकलन करने होंगे? तो फ्रेंड मैंने बताया भी था, जमा का आपके पास पासबुक होना ज़रूरी है, जो पैसे आप जमा करते थे दावा का अनुरोध पर, जो यहाँ से डाउनलोड करके मैंने बताया कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट करके फ़ोटो चिपका करके और एड्रेस सारी चेक कर लें, उसके बाद सिग्नेचर करके यही अपलोड करना होता है फ्रेंड। और पैन कार्ड का डिटेल, पैन कार्ड का फ़ोटो भी अपलोड होना होगा और पैन कार्ड डिटेल भी भरना होगा लेकिन आपका पास वो आधार कार्ड में पैन कार्ड जब ही अपलोड कर सकते हैं यदि 50,000 या 50,000 रुपये से ज़्यादा का आप क्लेम करते हैं तो।
तो क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल प्रारूप के दस्तावेज अपलोड कर सकता है? जमाकर्ता दस्तावेज पीडीएफ और जैसे मैंने बताया था पीडीएफ हो, जेपीजी हो, फोटो हो या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकता है फ्रेंड। क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रमाण प्रपत्र में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है? जी हाँ। तो मैंने बताया कि जो भी डिटेल आपके पास है वो एक फाइल में आप पीडीएफ में फाइल में बना लें और उसी को आप लोग अपलोड करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जमाकर्ता को उन सभी सहारा सोसाइटियों को सभी जमाओं का विवरण देना होगा जहाँ जहाँ जमाकर्ता के पास बकाया प्रतिनिधियाँ हैं। ऐसे में सभी विवरण को एक करके एक भरना पड़ेगा। तो मतलब अदर जो 4 डिपार्टमेंट बनाए हुए यदि चारों में अलग अलग हैं तो जमा करते थे तो चारों के तरफ से आपको अपलोड करना पड़ेगा फ्रेंड। यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? तो यदि जमाकर्ता एक से कई अधिक खाते हैं तो जमाकर्ता उन सभी के लिए एक ही आवेदन कर सकता है, कोई भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। जमाकर्ता को प्रत्येक खाते के लिए मूल जमा प्रमाण पत्र या पासबुक व्यक्तिगत रूप से स्कैन या अपलोड करना होगा। क्या जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुति किए गए दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे? जी हाँ, जमा पासबुक सहित जमा किए जाएंगे ताकि आपके पास डिटेल जो है वो आपको मिल पाए, पैसे मिल पाए। क्या जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है? जी नहीं, एक बार जब आप जमा क्लेम कर लेते हैं तो उसके बाद नहीं कर सकते हैं। दावा किए गए डेटा और सत्यापित करने के बाद जमाकर्ता को क्या करना चाहिए? यदि दावा कर चुके हैं आप तो दावा का जो लास्ट में फाइनल है उसे प्रिंट जरूर कर लें फ्रेंड और अपने मेल पे जरूर रखें। अपना हालिया फ़ोटो चिपकाएं और फ़ोटो स्थगित फॉर्म जो है उस पर फॉर्म मैंने बताया वो फॉर्म फिलअप करना होगा। फिलअप क्या है, फिलअप होता है उसमें सिर्फ फ़ोटो चिपका करके अपना साइन कर दें और वो अपलोड करना होता है। जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा प्रस्तुत करना सफल रहा? तो लास्ट में फ्रेंड आपको पास एक डिटेल भी आ जाता है कि आपका जमा हो चुका है और जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पे एसएमएस भी भेजा जाता है। उसके बाद सहारा सोसाइटी को दावे का सत्यापन करने में कितना समय लगता है? तो आपको दावा प्रस्तुत करने के 30 दिन के भीतर में सहारा सोसाइटी के दावे का सत्यापन और प्रक्रिया करेगी। तो 30 दिन के अंदर में आपका काम हो जाएगा। सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद जमा करते हुए स्कैन कार्रवाई कब होगी? तो उसके 15 दिन बाद, मतलब टोटल आपके 45 दिन लग जाएंगे इसमें। जमाकर्ता को रिफंड दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी? तो दावा की गई राशि का रिफंड सफल दावा प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के अंदर में पैसे आ जाते हैं फ्रेंड। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ 29वां नंबर। तो दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए जमाकर्ता को किससे संपर्क करना चाहिए? तो फ्रेंड बहुत सही क्वेश्चन है कि आप यदि जमा कर देते हैं सारी डिटेल दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए यदि कोई दिक्कत होती है जैसा कि मैंने बताया था तो आपके पास ये चारों जो दावा करते हैं जिस पे सहारा सहकारी समिति के नाम जो है इसके लिए आपको ये जो दो नंबर आपको बताया गया है ये टोल फ्री नंबर है बिल्कुल फ्रेंड। तो आप इस पर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो ये भी आप ज़रूर नोट कर लें आपके फ्रेंड। यदि फॉर्म भरने से पहले कोई भी डाउटफुल है तो आप वीडियो में दिख भी रहा होगा आपको ये स्क्रीन पे, आप इस नंबर को नोट ज़रूर कर लें फ्रेंड, ताकि आपको कोई डाउटफुल लगे तो आप इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। दावे से संबंधित प्रश्नों के लिए जमाकर्ता सहारा कार्यालय के से कब संपर्क कर सकता है? तो देखो आप जमा कर देते हो तो 45 दिनों के बाद ही दावे के संबंध में पूछताछ कर सकते हैं। 45 दिन जो क्लियरिफिकेशन लगता है टोटल। क्या रिफंड स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को कोई सूचना प्राप्त होती है? जी हाँ होती है। जब जमा कर देते हैं तो आपको एक आपके पास लास्ट में दो डिटेल दिखता है सक्सेसफुली वाला, वो आपको दिखाए और आपके मोबाइल नंबर पे भी वो डिटेल आती है। तो आपके पास क्या जमाकर्ता जमा करने के बाद आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण बदल सकता है? जी नहीं। तो बैंक खाते का डिटेल तो आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें कोई बैंक का डिटेल पहली बात तो फ्रेंड आपको भरने के लिए आया ही नहीं है। आपका बैंक डिटेल कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया हुआ था उसी के थ्रू आपका वही मोबाइल नंबर आपके बैंक में भी होना चाहिए। तो फ्रेंड एक तो ये बात याद रखें, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में है वही मोबाइल नंबर आपके बैंक में होगा, तो उसी बैंक में पैसे आपके आने के चांसेस हैं इसमें। तो क्या भौतिक फिजिकल दावा आवेदन जमा करके सहारा रिफंड के लिए आवेदन कर सकता कोई विकल्प है?
जी नहीं, कोई भी ऑफलाइन नहीं है प्रोसेस, सिर्फ एंड सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस है इसमें फ्रेंड। तो आप ऑनलाइन प्रोसेस को मैंने बताया 2-4 ऑप्शन ही है, ज़्यादा कोई चीज़ है नहीं इसमें भरने का, तो ऑनलाइन ही आप करें तो बेहतर है इसमें। ऑफलाइन ऐसे भी नहीं है इसमें। एक बार पावती संख्या प्राप्त हो जाने के पर पोर्टल में जानकारी उत्पन्न करने के लिए क्या दावा किया जा सकता है? तो दावा आवेदन करने के अंतिम रूप से जमा करने के बाद संख्या होती है, तदनुसार प्राप्ति से होने के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो देखो फ्रेंड, आप एक बार जब अप्लाई कर देते हैं कन्फर्मेशन मिल जाता है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ भी आपके पास जो डिटेल है वो आपके पास दिख जाती है, तो आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो एक बार जो आपने एडिट ऑप्शन भी है, डिलीट ऑप्शन भी है, तो एडिट करके चेंज कर सकते हैं यदि कोई भी डिटेल आपको लग रहा है तो आप एक एक डिजिट जो फिलअप कर रहे हैं फ्रेंड, 1 2 3 4 5 ABCD कुछ भी फिलअप कर रहे हैं आप डिटेल, तो एक बार ज़रूर, एक बार नहीं 5 बार भी आप चेक करके एक बार वेरीफाई कर लो कि पेपर में जो आपके पास था डिटेल वही फिलअप हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड ये तो ज़रूर ध्यान देना वाली बात है। क्या इस वेबसाइट के लिए कौन सा वेब ब्राउज़र उपयोग किया जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि आप यही करें, बट कोशिश करें कि गूगल क्रोम को करें या माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ करें, जो अपडेटेड डिटेल होती हैं ब्राउज़र। गूगल क्रोम बेसिकली बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या जमाकर्ता आवेदन पत्र आंशिक रूप से भरने के बावजूद बाहर निकल सकता है? जी हाँ, तो आप जमाकर्ता लॉग आउट बटन पर क्लिक करके पोर्टल से बाहर निकल सकता है। जमाकर्ता बाद में पुनः खोल सकता है और दावा आवेदन भरना जारी रखने के लिए लॉगिन कर सकता है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, यदि आधा आप फिलअप कर लेते हैं और आधा लगता है कि अभी नहीं फिलअप करना है और कुछ डिटेल है आपके पास, तो डायरेक्ट आप लॉग आउट कर दें। तो लॉग आउट करते ही आपका फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहीं से पेज ओपन हो जाएगा फ्रेंड, जहाँ से आपने पेज छोड़ा था। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज विशिष्ट क्या होनी चाहिए? तो मैंने बताया था फ्रेंड कि आपके जो आप अपलोड करते हैं तो JPG में होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। तो जो मैंने बताया था कि 200 KB तक होना चाहिए फ्रेंड, इसमें 2 MB 200 KB तक होना चाहिए। जो जब प्रमाण पत्र भरेंगे या पासबुक के दस्तावेज जो होगा वो आपके पास 200 KB तक होना चाहिए भरे हुए, और जो आवेदन के लिए है या पैन कार्ड का डिटेल है वो 2 MB तक होना चाहिए आवेदन का पत्र, और पैन कार्ड का डिटेल 50 KB सीमित होना चाहिए। तो एक तरह से आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारा गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, और ये मैंने वीडियो भी बनाया उस पर कि आपको इमेज या डॉक्यूमेंट को रिसाइज कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन है, यदि जमाकर्ता दवा अनुरोध फॉर्म डाउनलोड करके असमर्थ है तो क्या करें? तो यदि आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं लास्ट में फॉर्म, तो जमा कर पृष्ठ रिफ्रेश करना चाहिए और दवा अनुरोध पुनः डाउनलोड करने की प्रक्रिया है। तो डाउनलोड अगेन जो ऑप्शन होता है, डाउनलोड अगेन पे क्लिक करें तो डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड। तो ये है जो मैंने कुछ 30 क्वेश्चन का डिस्कस किया था फ्रेंड इस वीडियो में। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने 90% से ज़्यादा ही सारी जो डाउट होगी वो आपकी क्लियर हो चुकी है इस वीडियो में। तो फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया है इस साइट्स में कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जो सहारा का पैसा था आपका वो आपको कैसे मिल सकता है, तो मैंने सारी जानकारियाँ दी है इस वीडियो में। कोशिश थी मेरी कि आपको पूरी तरह से जानकारी दूँ जो अभी अपडेटेड सरकार के गवर्नमेंट की तरफ से आया था। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। फ्रेंड, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मैंने और भी बहुत ही अपडेटेड डिटेल हो, जॉब से रिलेटेड हो या कोई गवर्नमेंट की सर्विस हो या गवर्नमेंट का जो भी फैसिलिटी है, आधार हो, बैंक हो, और भी जो भी फैसिलिटी है जो भी बेसिकली यूज होती है, आम पब्लिक को नीड होती है, उस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बनाया। आप जा करके उस पर भी देख सकते हैं। यदि वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं और घर पे बैठ करके काम करना चाहते हैं, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, तो आपको मतलब बेसिकली वर्क फ्रॉम होम है जो आपको 2-4 घंटे, आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे घर पे, और आपका इनकम ऑफ सोर्स आना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड, बहुत सारे मैंने वीडियो वर्क फ्रॉम होम पे भी बनाए हैं। आप वहाँ जा करके सर्च करके मेरे वीडियो को और भी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी फ्रेंड इसमें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर लाइक करें, मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो फ्रेंड आप अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस तरह की जानकारी हो पाए।
फ्रेंड आप मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मेरे फैमिली को मेरे ये जो वीडियो है इसको आप ज़रूर लाइक करें। और कोशिश है कि जो और भी इससे डिटेल या आपको लगता है कोई डाउट है इस वीडियो में, या कोई आपको डाउट थोड़ा सा रह भी गया होगा कि फॉर्म को और भी क्या अपडेट कर सकते हैं, क्या डिटेल आपकी फिलअप कर रहे हैं, या फॉर्म भरने के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, उस तरह का भी यदि कोई डाउट है फ्रेंड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। आपको ये धन्यवाद जो आपने पूरी वीडियो को देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।